Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपको मेरे चैनल पे। राजस्थान जीके की सीरीज में आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक है अफवाह तंत्र। सबसे पहले अफवाह तंत्र को समझना आपके लिए जरूरी है कि अफवाह तंत्र कहते किसे हैं। इसके बाद अपन आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। अफवाह तंत्र का मतलब देखिए, अफवाह का मतलब होता है कि जिस उद्गम स्थल से नदी बह रही है, अपना जल लेके जिस उद्गम स्थल से आ रही है और जिस क्षेत्र पे जा रही है, तो जहां वो जा रही है अपना जल लेके, वो उसका अफवाह क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अफवाह क्षेत्र। और जिन सहायक नदियों के साथ में वो एक तंत्र या जाल के रूप में आगे जाती है, पानी को बहाते हुए ले जाती है, तो वो उसका क्या कहलाएगा? अफवाह तंत्र। ये आपको समझ में आ गया। सबसे पहले अफवाह क्या होता है और अफवाह तंत्र क्या होता है, ये आपको समझना जरूरी था। राजस्थान की स्थिति कुछ इस प्रकार से है, आप जानते हैं, जिसमें अरावली पर्वतमाला की स्थिति इस तरीके से है। ठीक है, सपोज कीजिए ये अरावली पर्वतमाला है, ये राजस्थान है अपना। राजस्थान में नदियां कुल 3 तरीके से बह सकती है, 3 प्रकार से। कैसी? पहली वो जो कि कुछ दूरी से आकर कहीं जाकर लुप्त हो जाती है, वो कहलाती है अंतः प्रवाह की नदियां। अंतः प्रवाह की नदियां, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है राजस्थान में गग्गर नदी, जो कि शिवालिक की पहाड़ियों से आती है और राजस्थान में हनुमानगढ़ से एंटर करती है, श्रीगंगानगर में होती हुई आगे फोर्ट अब्बास तक जाती है। फोर्ट अब्बास तक जाती है। वो भी तब जाती है जब इसके अंदर बाढ़ आती है, तो वरना ये बीच में ही लुप्त हो जाती है। इसके अलावा कांतली, कांकनी, इस तरीके की नदियां जो अपने उद्गम स्थल से कुछ दूरी पर जाकर लुप्त हो जाती है, वो नदियां अंतः प्रवाही नदियां कही जाती है। पहला प्रकार तो हो गया ये। दूसरा प्रकार, इस अरावली पर्वतमाला को भारत की महान जल विभाजक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? महान जल विभाजक। अब महान जल विभाजक इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके यहाँ बहने वाली जो नदियां हैं, कुछ नदियां जो है अपना पानी अरावली पर्वतमाला के पूर्व में बहती हुई कहाँ लेके जाती है? बंगाल की खाड़ी तक। बंगाल की खाड़ी, आराम से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा कैसे समझा रहा हूं मैं। कुछ नदियां राजस्थान के पूर्व में बहती हुई अपना जल कहाँ लेके जाती है? बंगाल की खाड़ी तक लेके जाती है, जिसके अंदर मुख्यतः कौन सी नदी है? चंबल नदी है, जो कि अपना पानी जो है लेकर यमुना नदी के थ्रू बंगाल की खाड़ी में पहुंचाती है। दूसरी नदियां इस तरीके से, जैसे कि बनास नदी हो गई, ऊपर से बाणगंगा नदी हो गई, ये नदियां अपनी पानी जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ लेकर जाती है। कुछ नदियां जो पश्चिमी राजस्थान में बहती है, वो नदियां अपना पानी कहाँ लेके जाती है? अरब सागर की ओर। कहाँ लेके जाती है? अरब सागर की ओर लेकर जाती है, जैसे लूनी और जैसे माही और इनकी सहायक नदियां। ये नदियां कहाँ जाती है? अरब सागर की ओर जाती है। ये यहाँ कच्छ के रण या खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में जाकर विलुप्त हो जाती है, या खंबात की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है, कच्छ के रण में जाकर अपना जल गिराती है। तो इससे 3 प्रकार से अपन नदियों को राजस्थान में बांटते हैं। अंतः प्रवाही नदियां जो कुछ अपने उद्गम स्थान से कुछ दूरी पर जाकर लुप्त हो जाती है। अरावली के पूर्व की तरफ की नदियां, चंबल नदी जैसे कहाँ जा रही है? बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है। और अरावली के पश्चिम की नदियां जो अपना जल जो है
अरब सागर की ओर ले जा रही है। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि अंतःप्रवाही नदियों से संबंधित थे। अब अपन आगे अंतःप्रवाही नदियों से सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पूर्व की ओर जो नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेके जा रही है उनके बारे में। सबसे महत्वपूर्ण नदी है चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी। तो चंबल नदी की कुछ बातें जानेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चंबल नदी, इसकी बेसिक जानकारी मैं आपको दूंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए, चंबल नदी के बारे में अपन पढ़ेंगे। चंबल नदी जो है एमपी के, यहाँ एमपी है, एमपी का इंदौर जिला है। इंदौर जिले के यहाँ पे कौन सा है? महू है। और महू के यहाँ पे जनापाव की पहाड़ियां है। कौन सी है? जनापाव की पहाड़ियां। कुल 616 मीटर ऊंची ये पहाड़ियां हैं। यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। यहाँ से ये होती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में ये प्रवेश कहाँ से करती है? यहाँ देखिए, इसको थोड़ा इधर ले लीजिए। यहाँ पे राजस्थान में ये प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ के यहाँ पे। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ का मैप से आप समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चित्तौड़ का 84गढ़, चित्तौड़ का 84गढ़ के यहाँ पे ये एंटर होती है। यहीं पर आगे बामनी नदी मिलती है इससे। कौन सी नदी मिलती है? बामनी नदी। बामनी नदी। और इनका जो संगम है वहां पे कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल और बामनी नदी के संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। यहां से आगे ये बहती है। यहीं आगे चूलिया जलप्रपात है। चूलिया, चूलिया जलप्रपात है जो कि 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। कहाँ है? चंबल और बामनी नदी से आगे होते ही ये चूलिया जलप्रपात चंबल नदी के ऊपर ही है। फिर ये यहाँ से आगे यहाँ कोटा है, यहाँ बूंदी है। ठीक है, तो कैसे आ जाती है? कोटा से होते हुए बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से करौली और करौली से आगे धौलपुर से होते हुए ये मुरादगंज यूपी में। कहा? यूपी के मुरादगंज के इटावा, इटावा नामक स्थान से यमुना में मिल जाती है। इटावा नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। ये बेसिक आप ध्यान में रखिएगा। कुल 6 जिले कवर करती है। कौन? कितने जिले? कुल 6 जिले ये कवर करती है। कौन कौन से जिले कवर करती है? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा, बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। 6 जिले कंप्लीट हो गए। तो कौन से जिले बच गए? इधर झालावाड़ और 12 जिले बच जाते हैं। तो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि चंबल नदी इनमें से किन जिलों में नहीं बहती है या इनमें से किस जिले में नहीं बहती है। अब 3 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, चित्तौड़, कोटा, बूंदी और चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा झालावाड़। तो आप क्या करेंगे? झालावाड़ को टिक करेंगे। ठीक है, ये आया आपको समझ में। अब इसकी लंबाई जो है, ओवरऑल लंबाई, उसमें कुछ किताबों में अलग दे रखा है, कुछ किताबों में अलग है। एमपी की जनरली जो किताबें अपन देखते हैं उनमें 1051 किलोमीटर या 1024 किलोमीटर अपने को मिलता है, जबकि राजस्थान की जो किताबें हैं वहां पे 965 या 966 किलोमीटर इसकी लंबाई मिलती है। कुल लंबाई की बात कर रहा हूं मैं। कुल लंबाई 151 या 124 किलोमीटर एमपी की किताबों में मिलता है, जबकि राजस्थान के रेस्पेक्ट में 965 या 966 किलोमीटर जो है लंबाई मिलती है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई जो है वो है 135 किलोमीटर। 135 किलोमीटर राजस्थान में कुल इसकी लंबाई मानी गई है। यह तो है इसकी बेसिक जानकारी। अब देखिए इसके बारे में महत्वपूर्ण क्या है। एक तो ध्यान रखिएगा चूलिया जलप्रपात, ये इसका महत्वपूर्ण है। चूलिया जलप्रपात के बाद मध्य प्रदेश में इसके ऊपर गांधी सागर डैम बना रखा है।
कौन सा है? गांधी सागर डैम। गांधी सागर के बाद चित्तौड़गढ़ में यहाँ पे इसके ऊपर कौन सा डैम बना रखा है? राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर डैम। ठीक है, इससे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे कौन सा है? जवाहर सागर, और यहाँ पे जवाहर सागर और कोटा बैराज। कोटा बैराज, ये जो डैम बने हुए हैं, ये डैम जो हैं इसके कुल 3 चरण में पूर्ण हुए थे। कुल 3 चरणों में ये डैम पूरे हुए थे। प्रथम चरण जो है उसके अंदर गांधी सागर तथा कोटा बैराज ये बने थे। अब इसके अंदर महत्वपूर्ण बात क्या है? कोटा बैराज जो है वो केवल सिंचाई के लिए उपयुक्त होता है, इससे जल विद्युत नहीं की जाती है, नहीं उत्पादन की जाती है, इसलिए इसको एक पिकअप बांध कहते हैं। कौन सा बांध कहते हैं? पिकअप बांध। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, पिकअप बांध, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा बांध कहते हैं इसको? पिकअप बांध कहते हैं। ठीक है, और इसका कैचमेंट एरिया ये सर्वाधिक है। कैचमेंट एरिया जो है वो सर्वाधिक है। ठीक है, तो ये प्रथम चरण में हो गए थे। प्रथम चरण कब था? 1953 से 1960 के बीच में जो है प्रथम चरण इसका पूर्ण हो गया था। ठीक है, अब द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण में कौन सा बांध बना? राणा प्रताप सागर। यह द्वितीय चरण हुआ था स्टार्ट 1960 से 1970 के बीच में। ठीक है, 1960 से 1970 में बीच में इसकी कुल लागत 33 करोड़ रुपए आई थे, इसलिए इसको सबसे सस्ता बांध कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे सस्ता बांध कहते हैं। हालांकि मैं बांध और झीलें पढ़ाऊंगा तो उसमें वापस आपको ये चीजें बताऊंगा, पर मेन जो है वो बात आप समझ लीजिए। सबसे सस्ता बांध कहा जाता है राणा प्रताप सागर को। इसके अलावा इसका एक महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पे परमाणु विद्युत ग्रह भी बनाया गया है। परमाणु विद्युत ग्रह, राजस्थान का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह जो है कहाँ है? राणा प्रताप सागर में, राणा प्रताप सागर बांध से। ठीक है, आ गया। इसके अलावा इसकी महत्वपूर्ण एक बात और है, वो है कि सर्वाधिक जल भराव क्षमता जो है राणा प्रताप सागर बांध की है। और जो तो तृतीय चरण और जो लास्ट चरण जिसको कह सकते हैं, उसमें बनाया गया था आपका गांधी सागर बांध, जिसको इसी गांधी सागर बांध को कोटा डैम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटा डैम। ये 1962 से स्टार्ट होकर 1973 तक पूर्ण हुआ। ठीक है, तो हालांकि इसकी आगे की जानकारी मैं आपको जब बांध बताऊंगा तब दूंगा। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, ये पहली ऐसी नदी है जिसके 100 किलोमीटर के एरिया में 3 बांध बना दिए गए, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। 100 किलोमीटर के एरिया में ही 3 बांध बना दिए गए हैं। तीनों से ही जल विद्युत उत्पन्न होता है, पर कोटा बैराज से जल विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। कोटा बैराज से केवल सिंचाई, कोटा की जो है सिंचाई होती है। चलिए बात कर रहे थे अपन चंबल नदी की। तो चंबल नदी जो है 84गढ़ से एंटर होती है। 84गढ़ से एंटर होती हुई चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए बहती है। अब कोटा में जो है ये सर्वाधिक, जो कोटा से सवाई माधोपुर के बीच में ये बहुत बड़े बड़े घाट बनाती है। क्या बनाती है? घाट। इन घाट की वजह से यहाँ पे तीव्र वेग से ये नदी बहती है, और तीव्र वेग से बहने के कारण इसके ऊपर वाटर सफारी होती है।
और ये वाटर सफारी जो है पर्यटन उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कोटा में ही सबसे ज्यादा बीहड़, कोटा में सबसे ज्यादा क्या है, बीहड़ है। इसके अलावा ये नदी जो है घाट बनाती है और अवनाली का अपर्दन भी होता है इससे, इसलिए इसकी जो है उत्खात स्थलाकृति है, स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है यह नदी। इस नदी की वजह से सर्वाधिक उत्खात स्थलाकृति बनती है। इसको बेडलैंड टॉपोग्राफी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेडलैंड टॉपोग्राफी। आई बात समझ में आपको यहाँ तक? इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी नदी में गांगेय सूस, गांगेय सूस, ये गांगेय सूस नामक एक विशेष स्तनधारी जीव है, विशेष स्तनधारी जीव इस नदी में पाया जाता है। कौन सा? गांगेय सूस। ठीक है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं आपको। गांगेय सूस के अलावा इस नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं, घड़ियाल या मगरमच्छ, इसलिए इसको घड़ियाल की प्रजनन स्थली या घड़ियाल की शरण स्थली भी कहते हैं। और ये नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसके ऊपर नदी अभयारण्य बनाया जा रहा है, नदी अभयारण्य बनाया जा रहा है मगरमच्छों के और घड़ियालों के लिए, मगरमच्छ और घड़ियालों के लिए इसके ऊपर नदी अभयारण्य बनाया जा रहा है। और इसको प्राचीन काल में चर्मनवती, नित्य वाहिनी और क्या कहते थे इसको? चर्मनवती, नित्य वाहिनी और राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता था। ध्यान रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे कि चर्मनवती कौन सी नदी को कहा जाता है? चंबल नदी को, नित्य वाहिनी और कामधेनु। राजस्थान में दो ऐसी नदियां हैं जो 12मासी नदियां हैं। पहली नदी है चंबल, दूसरी नदी है माही। यही दो 12मासी नदियां हैं। बाकी सारी नदियां जो है बरसाती नदियां हैं, अगर बारिश आएगी तो ही उनमें पानी आएगा। परंतु चंबल नदी ऐसी है जिसके अंदर 12 ही महीने पानी बहता रहता है। इसी कारण इसके ऊपर ये बांध बनाए गए हैं जिससे जल विद्युत अपने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका चंबल नदी का बेसिक इंफॉर्मेशन थी आपको, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया था गांगेय सूस के बारे में, घड़ियाल की शरण स्थली, प्रजनन स्थली के बारे में पूछा गया था। इसके अलावा सर्वाधिक बीहड़ के बारे में पूछा गया था, उत्खात स्थलाकृति के बारे में पूछा गया था, इसके अफवाह क्षेत्र के बारे में पूछा गया था, चूरिया जलप्रपात के बारे में पूछा गया था, राणा प्रताप सागर बांध के बारे में पूछा गया था। इसके अलावा इन चारों बांधों के बारे में यह पूछा गया था कि राजस्थान में इनमें से कौन सा बांध है। चंबल नदी पर तो कुल 4 बांध हैं, इसमें से राजस्थान में 3 बांध हैं, एक बांध जो है वो एमपी में है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इसका जो अफवाह तंत्र है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।